नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। अब दिल्ली वासी घर की छत और बालकनी में फल और सब्जियां उगा सकते हैं। दिल्ली सरकार इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित भी करेगी। विशेषज्ञ समेत इसके लिए भारतीय कृषि शोध संस्थान से भी सरकार समझौता करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने बुधवार को स्मार्ट शहरी कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। अब सरकार का मानना है कि इससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। घर की खपत के साथ कारोबार के मकसद से भी घर में फल और सब्जियां उगाने में कामकाजी आबादी बढ़ेगी और इसके साथ ही आम लोगों की भागीदारी से हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। और इससे पहले कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने अधिकारियों ने बताया कि शहरी खेती और छज्जे पर बागवानी योजना का हिस्सा है और इस पहल को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग, वर्कशॉप और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए और इससे दिल्ली के लोगों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही दिल्ली में हरित नौकरियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो वहीं दही, ब्रांडेड पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे कई डिब्बाबंद चीजें बहुत जल्द महंगी होने वाली हैं। जीएसटी काउंसिल ने बैठक में कई कर दरों को सही करने और कुछ कर छूटों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके बाद खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा चेक जारी करने के लिए बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले शुल्क पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। और बढ़ती महंगाई के बीच सरकार जीएसटी के रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है और इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि जीएसटी परिषद ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया गया है। दरअसल काउंसिल के सामने जीएसटी दरों को रैशनल बनाने के लिए छूट वापस लेने को लेकर कई राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की सिफारिशें आई थी, जिसमें से ज्यादातर को स्वीकार कर लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल रहे। सरकार ने देश में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को विपणन के मामले में पूरी छूट देने का निर्णय किया है। उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार तेल बेचने की अनुमति दी। ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी दी और कहा कि मंत्रिमंडल ने घरेलू बाजार में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दे दी है और इसके तहत 1 अक्टूबर से उत्पादन भागीदारी अनुबंध में कच्चा तेल सरकार या उसके द्वारा नामित इकाइयों अथवा सरकारी कंपनियों को बेचने की शर्त समाप्त हो जाएगी। और इसका मतलब यह है कि उत्पादक अपने क्षेत्रों से उत्पादित कच्चा तेल घरेलू बाजार में बेचने को स्वतंत्र रहेंगे। सोमानी सीड्स हाई कैरेट रेड क्वीन 10 दिसंबर 2021 को बोया गया था और अप्रैल 2022 को हार्वेस्ट किया गया। इन गाजर की जड़ों को 20 अप्रैल 2022 को सिकंदराबाद कोल्ड स्टोर में संग्रहित किया गया। करनाल, देशवाल और यादव के अनुसार जिनके पास 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है गाजर की जड़ों के भंडारण में, वे कहते हैं कि इन गाजर की जड़ों को और 4 महीने संग्रहित किया जा सकता है। साथ ही किसान इस हाई गाजर रेड क्वीन से अच्छा लाभ कमा सकते हैं और ऑफ सीजन में आपूर्ति कर अधिक पैसा कमा सकते हैं। उपभोक्ता जून, जुलाई और अगस्त के ऑफ सीजन में खाने के लिए देसी रेड कैरेट प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ होटल के लोग भी बिरयानी और हलवे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लेंटिल्स और कुरेदा के सामान बोया जा सकता है। इसे ऊटी में बरसात के मौसम के साथ साथ सर्दियों के मौसम में भी आजमाया गया है। लहसुन को सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की श्रेणी में गिना जाता है और इसका इस्तेमाल कई सारे उत्पादों को बनाने में किया जाता है और इसके अलावा लहसुन का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होता है। दरअसल भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। लहसुन की खेती के लिए दोमट या फिर चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है और इसकी बुवाई करने से पहले ये जांच लें कि खेत में नमी है कि नहीं। नमी ना होने पर खेत में एक बार पानी चला लें जिससे जमीन में ठीक ठाक नमी आ जाए और इसके बाद समतल क्यारियां बनाकर लहसुन के पौधे की रोपाई करना शुरू कर दें और इस दौरान खेत में जल निकासी की व्यवस्था जरूर रखें और इसके अलावा समय समय पर सिंचाई जरूर करते रहें। भारत के गांवों में मुर्गी और बत्तख पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है और इन सब के बीच कई किसानों को तितर पालन करते हुए भी देखा गया है। हालांकि ये संख्या बेहद कम है। आपको बता दें कि तितर पालन एक जंगली पक्षी है और इसका मीट बेहद ही स्वादिष्ट होता है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं।
साथ ही तीतर को बटेर के नाम से भी जाना जाता है। तीतर के शिकार पर भारत सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है और इनका शिकार इतना बढ़ गया था कि ये विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। अगर आप तीतर पालन करना चाहते हैं तो आपको सरकार से इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मादा तीतर के अंदर एक साल में 300 अंडे देने की क्षमता होती है। तो वहीं देश के कई हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है। खरीफ फसलों की बुवाई के लिए ये महीना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इन सब के अलावा कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बरसात के मौसम में बेहद तेजी से बढ़ती हैं। ऐसे मौसम में सब्जियों पर सिंचाई की आवश्यकता बारिश के पानी से पूरी हो जाती है, जिससे कि लागत में भी कमी आ जाती है। हम यहाँ आपको कुछ ऐसी ही सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खेती कर आप बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल बरसात के मौसम में खीरा और मूली की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इन दोनों को बढ़ने के लिए धूप और पानी की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है। दोनों फसलों को लगाने के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। दोनों ही सब्जियां महज 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो जाती हैं और किसानों को अच्छा खासा मुनाफा दे जाती हैं। तो वहीं कृषि जागरण आए दिन किसानों के लिए नई नई पहल करता रहता है। उन्हीं में से एक है फार्मर द जर्नलिस्ट एम्पावरमेंट जर्नलिज्म विद द फार्मर्स, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं इससे जुड़ी एक ट्रेनिंग में एक फार्मर द जर्नलिस्ट ने अपनी वीडियो कृषि जागरण के साथ शेयर कर बताया कि धान लगाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। फार्मर द जर्नलिस्ट कृषि जागरण से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं धान कैसे लगता है हम लोगों के यहाँ। ये छोटी गाड़ी पावर टिलर है, इसी से पूरी जुताई कर देते हैं। पूरी जुताई करने के बाद देखिए ये अभी जुताई नहीं हुआ है, बगल ये खेत जुताई हो चुका है और ये हमारी नर्सरी है जो अभी निकाली गई है। सुबह ये लगेगी। नर्सरी पूरी तैयार है। इसको जाली से इसलिए घेरा गया था ताकि छोटा जानवर जो है नुकसान न पहुंचाए। आप देख सकते हैं ये नहर का पानी है। हम लोगों को नहर से पानी मिल जाता है, घाघरा पंप कैनाल। तो वहीं धान खरीफ की मुख्य फसलों में से एक है और इसकी बुआई की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पिछले कुछ सालों में धान के पैदावार में पहले के मुकाबले कमी देखी गई है। सरकार लगातार इस स्थिति से निपटने के लिए किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित भी करती रहती है। आपको बता दें कि किसान कुछ तरीके अपनाकर अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो वहीं धान की रोपाई करने के बाद इसके पोषण पर खास ध्यान देना चाहिए। पोषक तत्व नहीं मिलने पर धान की बालियां कमजोर हो जाती हैं और इस दौरान ध्यान रखें कि फसल को सीमित मात्रा में नाइट्रोजन और जिंक का पोषण मिलता रहे। इससे धान के पौधों का विकास अच्छे से होगा और पैदावार भी अच्छी होगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में किसान पॉली हाउस बनाने और खेत में बाड़ लगाने के लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। दरअसल राज्य के कृषि निदेशालय ने इसकी प्रक्रिया सरल कर दी है और ये व्यवस्था कृषि महकमे से संबंधित 5 योजनाओं के लिए की गई है। सभी अधिकारियों को अपनी फाइलों को समय पर पास करना होगा और इसका मकसद किसानों को सहूलियत देना और सरकारी योजनाओं का उन्हें समयबद्ध और पारदर्शितापूर्ण तरीके से लाभ देना है। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, एंटी हेलनेट से कृषि उत्पादन संरक्षण योजना और राज्य कृषि यंत्रण योजना के लिए की गई है और इन योजनाओं पर सरकार ने 80% तक उपदान भी तय किया है। तो वहीं हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को हर मुमकिन सहूलियत देने का प्रयास कर रही है। राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि सभी सहकारी चीनी मिलों की ओर से लगभग 314 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान 5 जुलाई तक तय कर दिया जाएगा।
और इसी प्रकार निजी मिलें भी बकाया राशि का भुगतान जल्द करेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में चीनी मिलों की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिया कि मिलों की ओर से किसानों को बकाया राशि का भुगतान निश्चित समय अवधि से हो जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने मिलों के रखरखाव और उनकी कार्यप्रणाली की भी बिंदुवार समीक्षा की है। तो वहीं सोमानी सीड्स के मालेरकोटला में एक मेगा डीलर्स और नर्सरी गोअर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में करीब 55 डीलर्स और नर्सरी उत्पादक पहुंचे। सोमानी सीड्स अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है। एक ऐसी कंपनी है जहां इसकी पूरी टीम अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद को लेकर लगातार प्रयासरत रहती है। इसका उद्देश्य काम करना और अपने उत्पाद में सुधार करना, अपने ग्राहकों को सेवा वितरण में सुधार करना और इस प्रक्रिया में अपने लिए अद्वितीय ब्रांड इक्विटी बनाना है। साथ ही इसका उद्देश्य बीज उद्योग में सबसे अच्छी कंपनी बनना है। तो वहीं केंद्र सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाने के साथ उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इसके तहत पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और विभिन्न गतिविधियां सेवाएं शुरू करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बोर्ड बैठक में एक्सचेंज ट्रेडेड जिंस डेरिवेटिव सेगमेंट में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए राह स्पष्ट किए जाने का संकेत दिया है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस कदम का मकसद घरेलू जिंस बाजारों में तरलता और दक्षता बढ़ाना है। भले ही बाजारों में उतार चढ़ाव बना हुआ है और इस घटनाक्रम से अवगत लोगों के अनुसार सेबी बोर्ड द्वारा अपने सालाना खातों को स्पष्ट किए जाने की भी संभावना है, जिसे अगले महीने संसद के सामने सालाना रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मौजूदा अध्यक्ष माधवपुरी बुच के अधीन ये दूसरी बोर्ड बैठक होगी, जिन्होंने मार्च में सेबी की कमान संभाली है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में सरकारी अनाज खरीद प्रणाली को दुरुस्त करने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की कवायद की जा रही है। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि किसानों से धान खरीदने के बाद अनाज की तुलाई दूसरे तराजू पर की जाए। सरकार ने ये निर्देश भी दिए कि किसानों को धान खरीदने और अनाज के तोले जाने की रसीद भी दी जाए, ताकि उन्हें उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। दरअसल मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कृषि विभाग को खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली फसलों की ई फसल की पुख्ता व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कृषि और समृद्ध क्षेत्रों की समीक्षा बैठक में कहा कि खरीफ में खेती करने वाले किसान की हर फसल को ई फसल प्रणाली के तहत कवर किया जाना चाहिए। ई फसल के आंकड़ों के आधार पर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारकों के कारण फसल के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। दिल्ली का हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार वन महोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। हर 15 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में करीब 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत 11 जुलाई को सेंट्रल रीच से होगी, जबकि 25 जुलाई को समापन भाटी माइंस में होगा। इसका फैसला पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार की कोशिशों से हरित क्षेत्र में इजाफा हो रहा है। साल 2013 की 20वीं सदी की तुलना में 2021 में हरित क्षेत्र 23.06% हो गया है। वहीं शहरों के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र के मामले में दिल्ली पूरे देश में नंबर 1 हो गया है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने वन महोत्सव मनाने का फैसला किया है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मौसम में बदलाव नजर आया। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को गुरुवार सुबह तक राहत मिली, जब कई इलाके में तेज बारिश हुई। दिल्ली में मानसून की दस्तक हो गई है। बारिश की वजह से पिछले कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से भी राहत मिली। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।